गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम लोग उत्तराखंड जीके की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग उत्तराखंड के इतिहास से लेके पूरा उत्तराखंड जीके को कवर करेंगे। ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास में आज से हम लोग जो शुरू करेंगे वो परमार डायनेस्टी को शुरू करेंगे, यानी परमार वंश को शुरू करेंगे। परमार डायनेस्टी को हम लोग पवार वंश या परमार वंश भी कहते हैं। ठीक, देखिए जो परमार वंश है ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित हुआ था। गढ़वाल का नाम जो है वो गढ़ों की अधिकता के कारण पड़ा है, यानी कि उत्तराखंड के उस क्षेत्र में बहुत सारे गढ़ पाए जाते थे जिस कारण जो है उस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। ठीक, देखिए हुआ क्या था कि 647 ईस्वी की बात है। ठीक है, 647 एडी में क्या होता है, 647 एडी में आपने देखा कि हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उत्तर भारत में कोई शक्तिशाली शासक या फिर राज्य है नहीं, तो जो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगता है और इसका प्रभाव जो है आप उत्तराखंड की पहाड़ियों पे भी देखने को मिलता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों पे भी बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं का उदय होता है और उसी क्रम में गढ़वाल के क्षेत्र में जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे गढ़ों का उदय होता है। बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं ने अपने अपने गढ़ स्थापित किए थे, मतलब अपने अपने किले स्थापित किए थे। हमें जो विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है उसके अनुसार जो है गढ़वाल क्षेत्र में कुल 52 गढ़ हुआ करते थे। कितने? 52 गढ़। गढ़ का मतलब यहाँ पे फोर्ट से हैं, जैसे आप सिटाडेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 52 फोर्ट यानी 52 गढ़ गढ़वाल के क्षेत्र में हुआ करते थे। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ये कहती है कि उत्खनन में उन्हें 300 से ज्यादा गढ़ और गढ़ी प्राप्त हुए। गढ़ी जो है गढ़ का छोटा रूप होता है, मतलब किलो का छोटा फॉर्म होता है। ठीक, तो वो ऐसा ही ये कहता है कि गढ़वाल क्षेत्र में 300 से ज्यादा जो है गढ़ और गढ़ी कुल मिला के उनको ऐसे जो है वो साक्ष्य मिले हैं कि 300 से ज्यादा गढ़ और गढ़ी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है जो उनसे ये कहा जाता है, उनके अनुसार टोटल कितने गढ़ हुआ करते थे गढ़वाल क्षेत्र पे? 52 गढ़ हुआ करते थे। 52 फोर्ट्स जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में हुआ करते थे। देखिए ये 52 गढ़ों में आप देखेंगे कि जो सबसे पहला गढ़ था गढ़वाल क्षेत्र में 52 गढ़ों में जो सबसे पहला गढ़ था, यानी फर्स्ट फोर्ट जो था, पहला गढ़ जो था जिसे आप प्रथम गढ़ भी कहते हैं, ठीक, वो था नागपुर गढ़। नागपुर गढ़, नागपुर गढ़ जो है वो गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम गढ़ था। ठीक है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है नागपुर गढ़ मतलब नागवंशीय राजाओं ने जो है नागपुर गढ़ की स्थापना की थी। कहा जाता है कि नागवंशीय राणा जाति के लोगों ने नागपुर गढ़ की स्थापना की थी। नागपुर गढ़ की स्थापना कौन कर रहा है? नागवंशीय राणा जाति के लोग, ये लोग जो है वो नागपुर गढ़ की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे कि जो सबसे आखिरी गढ़ है यानी 52 फोर्ट जो है, यानी 52वां जो गढ़ है, जो सबसे आखिरी गढ़ है वो है लोधनगढ़। 52वां गढ़ कौन सा है? लोधनगढ़। ठीक है, लोधनगढ़ जो है वो सबसे आखिरी गढ़ था। देखिए एक गढ़ और होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली परमार वंश से वो गढ़ बिलोंग करता है और वो गढ़ है चांदपुर गढ़। ठीक, चांदपुर गढ़ जो है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जो चांदपुर गढ़ है ये 18वां गढ़ था, यानी गढ़ों में ये 18वें नंबर पे था चांदपुर गढ़। ठीक है, उस समय चांदपुर गढ़ जो है वहां पर भानु प्रताप नामक राजा जो है वो राज करते थे। कौन राजा राज करते थे? भानु प्रताप नामक राजा जो है चांदपुर गढ़ पे राज किया करते थे। किसी किसी किताबों में इनका नाम सोनपाल भी मिलता है। भानु प्रताप को किसी किसी किताबों में सोनपाल भी कहा गया है। ठीक, और
यही चांदपुरगढ़ जो है वो परमार वंश से लिंक है, एसोसिएट है, संबंधित है, इसलिए हमें चांदपुरगढ़ को जो है यहाँ पर 18वां गढ़ के रूप में हम देखते हैं। देखिए चांदपुरगढ़ जो है 2004 में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चांदपुरगढ़ का उत्खनन किया था और उस उत्खनन में यह पाया कि चांदपुरगढ़ का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, वो एक चक्रव्यूह की तरह है। क्या कहा कि चांदपुरगढ़ का जो संरचना है, यानी इसको जो बनाया गया है वो चक्रव्यूह की तरह बनाया गया है। मतलब इस पूरे किले की रचना ऐसी है जैसे कि चक्रव्यूह की रचना हो। मतलब ये हम मान सकते हैं कि उस समय, अपने समय काल में जब चांदपुरगढ़ की रचना हुई थी, इसको बनाया गया, तो ये अभेद्य किला रहा होगा। ठीक है ना, इसको भेदना, इस पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं रहा होगा। ठीक, अब देखिए ये चीजें आपने पढ़ी। अब हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं कि परमार वंश जो है उसके बारे में इतिहासकारों का क्या मत है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार जो है परमार वंश के बारे में अपनी अलग अलग राय देते हैं। परमार वंश का इतिहास जो है वो डिस्प्यूट यानी विवादों से घिरा हुआ है। इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इतिहासकार क्या कहते हैं परमार वंश के बारे में, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं। ठीक है, हिस्टोरियंस का ये कहना है जैसे कि मौलाराम है, जैसे कि मौलाराम जी हैं, मौलाराम जी का ये कहना है कि जो आपका परमार वंश है उसकी स्थापना जो है वो भौनापाल नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? स्थापना, यानी कि फाउंडर कौन है? मौलाराम के अनुसार जो परमार वंश है उसकी स्थापना जो है भौनापाल ने की थी, ऐसा मौलाराम जी कहते हैं। ठीक, लेकिन आप देखेंगे कि जरूरी नहीं कि मौलाराम से दूसरे लोग जो है वो बिल्कुल उनका समर्थन करें। जबकि आप देखेंगे कि एक विदेशी इतिहासकार है हार्डविक कहते हैं कि नहीं, भौनापाल जो है वो परमार वंश का संस्थापक नहीं है। परमार वंश का संस्थापक कौन है? भोगदत्त है, भोगदत्त है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा हार्डविक का कहना है कि परमार वंश का संस्थापक जो है, जो फाउंडर है, वो कौन है? भोगदत्त है। ठीक है, अल्मोड़ा से एक जियोनोलॉजी मिली है, यानी वंशावली मिली है। तो अल्मोड़ा की वंशावली के अनुसार यह कहा जाता है कि परमार वंश का संस्थापक जो है वो भगवान पाल है। देखिए तीसरा नाम निकलकर सामने आया। ठीक, जीनियोलॉजी ऑफ अल्मोड़ा, यानी अल्मोड़ा की वंशावली। अल्मोड़ा की वंशावली, अल्मोड़ा की वंशावली के अनुसार जो है संस्थापक जो है वो कौन है? भगवान पाल। किसका संस्थापक? परमार वंश का, भगवान पाल। ठीक है, तो इस तरह देखिए इतिहासकारों का अलग अलग मत है। लेकिन अगर आप देखें तो बैकेट जो है, कहा जाता है कि बैकेट की वंशावली, यानी जो बैकेट के द्वारा दिया गया सोर्स है, बैकेट के द्वारा जो बताई गई चीजें वो थोड़ी ज्यादा ट्रस्टफुल है, उन पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। तो बैकेट ये कहता है और उसकी सूची ये कहती है कि जो संस्थापक हैं, यानी जो फाउंडर हैं परमार वंश के, वो कनकपाल हैं। वो कौन है? कनकपाल हैं। ठीक है, और इस बात को, यानी बैकेट की इस बात को है वो सुदर्शन शाह भी कहीं ना कहीं समर्थित करते हैं। सुदर्शन शाह का एक ग्रंथ है सभासार ग्रंथ। ठीक है ना, सुदर्शन शाह अपने ग्रंथ सभासार में भी कहते हैं, ये लिखते हैं कि जो स्थापना किया था परमार वंश की वो किसने किया था? कनकपाल ने किया था, कनकपाल ने किया था। ठीक है, और भी कई सारे आधुनिक इतिहासकार जो है कनकपाल के नाम पे मोहर लगाते हैं।
ठीक, तो ये चीज कई सारे जब इतिहासकार एक नाम को समर्थन देते हैं तो ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है, जो परमार वंश का संस्थापक है वो कौन रहा होगा, वो कनकपाल रहा होगा। तो परमार वंश का संस्थापक कौन बन गया है, फाउंडर कौन बन गया है, कनकपाल है। परमार वंश का संस्थापक कौन है, कनकपाल है। ठीक है, कनकपाल के बारे में यह कहा जाता है कि जो कनकपाल है ये गुर्जर प्रदेश से आया था। कहां से आया था कनकपाल, कहां का रहने वाला था, गुर्जर प्रदेश का रहने वाला था। यह कहा जाता है कनकपाल के विषय में। गुर्जर प्रदेश का मतलब कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो गुर्जर प्रदेश कहलाया जाता था। कहां का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का जो क्षेत्र है वो गुर्जर प्रदेश कहलाया जाता था। तो ये कहा जाता था कि कनकपाल जो है वो गुर्जर प्रदेश का निवासी था, वहां से वो आया था। वो एक राजपूत था क्योंकि उस समय गुर्जर प्रदेश में राजपूतों का शासन हुआ करता था। तो ये माना गया कि कनकपाल क्या था, एक राजपूत था। और कनकपाल जो है हरिद्वार से होते हुए पहाड़ों की यात्रा करने आता है। कई सारे वो दर्शन स्थल पे जाता है, तो वहां की वो यात्रा पे आता है कुल मिला के। ठीक है, तो जब कनकपाल जो है हरिद्वार होते हुए पहाड़ों की यात्रा पर आता है तो उसकी मुलाकात होती है चांदपुर गढ़ के जो राजा हैं भानु प्रताप, उनसे मुलाकात होती है कनकपाल की। देखिए, अभी आपने देखा संस्थापक कौन है, कनकपाल है। और इनके बारे में कहा जाता है कि कनकपाल की जो मुलाकात होती है, थोड़ा सा अगले वाली स्लाइड में देखते हैं कि जब कनकपाल जो है वो यात्रा पर आता है। ठीक है, कहां की यात्रा पर आता है, पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पर आता है। पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पर कनकपाल जो है आता है। जब कनकपाल पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पर आता है तो इसकी मुलाकात होती है, कनकपाल की मुलाकात किससे होती है, भानु प्रताप से होती है, जो चांदपुर गढ़ के राजा हैं। भानु प्रताप से जब मुलाकात होती है तो भानु प्रताप जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं। भानु प्रताप जो है वो प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं, कनकपाल से बहुत प्रभावित होते हैं। उसके व्यक्तित्व से, उसकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। और कहा जाता है कि प्रभावित होने के बाद भानु प्रताप जो है अपनी पुत्री की शादी जो है वो कनकपाल से कर देते हैं। ठीक है, भानु प्रताप क्या करते हैं प्रभावित होने के बाद, अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर देते हैं। ठीक है, और जब पुत्री का विवाह कनकपाल से करते हैं तो दहेज में यानी डाउरी में आप देखेंगे क्या दिया जाता है, चांदपुरगढ़ का किला दिया जाता है। यानी चांदपुरगढ़ जो है वो दहेज में किसको मिल रहा है, कनकपाल को मिल रहा है। कनकपाल को दहेज में चांदपुरगढ़ का किला प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो इनकी पुत्री है इनका नाम भी याद रख लीजिए, कभी कभी पूछा भी जा सकता है अगर, कि जो पुत्री है भानु प्रताप की उनका नाम क्या है, पुत्री भानु प्रताप की जिनकी शादी कनकपाल से हो रही है। ठीक है, भानु प्रताप की पुत्री का नाम है चित्रवीड़ा। क्या नाम है, चित्रवीड़ा नाम है। और चित्रवीड़ा की शादी किससे होती है, कनकपाल से होती है। और कनकपाल को जो है दहेज में डाउरी में चांदपुरगढ़ का किला मिल जाता है। और अब इन्हीं चांदपुरगढ़ के किले में, इसी चांदपुरगढ़ में जो है कनकपाल परमार वंश की स्थापना करते हैं। यहीं चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना होती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द परमार डायनेस्टी इन द चांदपुरगढ़। ठीक, और ये टाइम कौन सा चल रहा है, 688 AD, 688 ईस्वी का समय काल है ये। यानी 688 ईस्वी में आप देखिए कि कनकपाल जो है वो परमार वंश की स्थापना कर रहे हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने 688 में नहीं 888 ईस्वी में स्थापना करी थी। ठीक है ना, कुछ कहते हैं कि इन्होंने 888 ईस्वी में स्थापना करी थी परमार वंश की, 688 ईस्वी में स्थापना नहीं करी थी। जैसे कि थोड़ा सा पीछे वाली लाइन को समझते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हरिकृष्ण रतूड़ी
हरिकृष्ण रतूड़ी जी क्या कहते हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी कहते हैं। और साथ में एटकिंसन, एक विदेशी इतिहासकार है, वो भी ये कहते हैं कि ये जो कनकपाल की तो बात ही नहीं है। कनकपाल ने जो 688 ईस्वी में नहीं, परमार वंश की स्थापना तो 888 ईस्वी में हुई थी। ये किसका कथन है? ये हरिकृष्ण रतूड़ी जी कहते हैं कि 888 एडी में जो परमार वंश की स्थापना हुई थी। और हरिकृष्ण रतूड़ी जी ये भी कहते हैं कि परमार वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो गुर्जर प्रदेश से नहीं आया था, वो धारा नगरी से आया था। कहां से आया था? धारा प्रदेश से आया था, धारा नगरी से आया था, वो धारा नगरी से आया था। ये कौन कहते हैं? हरिकृष्ण रतूड़ी जी कहते हैं। लेकिन साक्ष्य, पर्याप्त साक्ष्य ना मिलने के कारण, पर्याप्त सबूत ना मिलने के कारण इनकी ये थ्योरी को जो है नकार दिया जाता है। ठीक है। और सही क्या माना जाता है कि जो संस्थापक है परमार वंश का वो कनकपाल है, जो कि गुर्जर प्रदेश से आया था। ठीक है। ये आपने देखा कि किस तरीके से परमार वंश की स्थापना हो रही है। एक बात और जान लीजिए, कनकपाल को ही आदि पुरुष कहा गया है। कई बार सवाल पूछा है कि आदि पुरुष किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा कनकपाल को ही आदि पुरुष कहा गया है। ठीक है ना। आदि पुरुष किसे कहा गया है? तो आदि पुरुष जो है वो कनकपाल को ही कहा गया है। ठीक, जिसने परमार वंश की स्थापना की थी। अब सोचने वाली बात है कि परमार वंश की जो स्थापना हो रही है, देखिए जरा इसको, परमार वंश या पवार वंश, जिसे आप परमार डायनेस्टी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 688 एडी में हो रही है। ठीक, या 888 एडी में, जो भी आपको सही लगे। और कहां तक हो रही है? 1949 तक। अंतिम परमार वंश के शासक मानवेंद्र शाह होते हैं। और 1949 तक, जब 1 अगस्त 1949 तक, जब तक कि टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश राज्य में 50वें जिले के रूप में नहीं मिला दिया जाता, तब तक जो है ये परमार वंश चलता है, 688 से 949 तक। एक लंबा समय काल है, बहुत लंबा समय काल है परमार वंश का। कहा यह जाता है कि इस वंश में जो टोटल 60 किंग जो है वो हुए थे, यानी 60 राजाओं की पूरी वंशावली है। 60 राजा हुए थे इस वंश में। कितने राजा हुए थे इस वंश में? 60 राजा इस वंश में हुए थे। ठीक है। जिसमें से प्रथम राजा कौन है? जिसमें से प्रथम राजा आपने देखा था, जो कि इसका स्थापना भी करता है, ठीक है, इसका फाउंडर भी है, उसका नाम क्या है? कनकपाल है। ठीक, देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जान लीजिए, ये कि जो राजधानियां हैं, अगर आप कैपिटल्स की बात करेंगे, राजधानी की बात करेंगे, ठीक है, तो परमार वंश के शासकों की कुल 4 राजधानियां रही हैं, जैसे कि चांदपुरगढ़, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी राजधानी थी देवलगढ़, तीसरी राजधानी थी आपकी श्रीनगर, और चौथी राजधानी थी टिहरी। ये 4 राजधानियां थी। चांदपुरगढ़ आप देखेंगे 688 ईस्वी में राजधानी बन रही है परमार वंश की। देवलगढ़ जो है वो 1512 में बनती है, श्रीनगर 1517 में, और टिहरी 1815 में बनती है। चांदपुरगढ़ राजधानी कौन बना रहा है? वो तो कनकपाल है, जो भाई स्थापक भी है इस वंश का। देवलगढ़ 1512 ईस्वी में अजयपाल जो है राजधानी को बनाते हैं। कौन बना रहा है? अजयपाल बना रहे हैं। अजयपाल 37वें राजा है इस वंश के। श्रीनगर भी राजधानी को कौन बना रहा है? अजयपाल ही बना रहे हैं, ठीक है। और टिहरी को राजधानी कौन बना रहा है? सुदर्शन शाह। टिहरी को राजधानी कौन बना रहा है? सुदर्शन शाह टिहरी को राजधानी बना रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब कब राजधानी जो है इस वंश की कब कब बनी, कौन कौन से क्षेत्रों को जो है वो राजधानी बनाया गया, ये आपने पूरा देखा। अब देखिए कनकपाल के बाद जो है कहा यह जाता है कि कनकपाल के बाद अगले 35 राजाओं का इतिहास मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। जिसमें से कुछ एक राजाओं का, जैसे 24वें राजा है, उनका इतिहास मिल जाता है, 28वें राजा का इतिहास मिल जाता है, और बहुत कम उनके बारे में पता चलता है, 1 से 2-3 बातें पता चलती है बस। और उसके बाद जो इतिहास मिलता है वो सीधा 37वें राजा अजयपाल का इतिहास मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे कनकपाल के बाद जो है
कनकपाल जो पहले शासक थे, कनकपाल के बाद दूसरे शासक होते हैं श्यामपाल, ठीक है। और श्यामपाल के बाद दूसरे शासक है, श्यामपाल के बाद जो है अगले किन्हीं भी शासकों की जो है वो जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, और सीधा हमें सोनपाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि 24वें राजा थे। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? सोनपाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सोनपाल जो है वो 24वें राजा है इस वंश के, ठीक है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि सोनपाल ने टिहरी की भिलंग घाटी में जो है उस समय खसों का राज्य था। कहां पर बात हो रही है? भिलंग घाटी की बात हो रही है। भिलंग घाटी, भिलंग घाटी कहां है? टिहरी में है। भिलंग घाटी कहां है? टिहरी में है। और उस समय भिलंग घाटी पर जो है खसों का राज्य था। किसका राज्य था वहां पर? खसों का राज्य था भिलंग घाटी पे। और जो सोनपाल है, इन्होंने खसों को वहां से मार मार के भगा दिया था और भिलंग घाटी पे अधिकार कर लिया था। कहा यह जाता है कि सोनपाल ने भिलंग घाटी का राजा अपने दूसरे बेटे को बनाया था, ठीक है ना। भिलंग घाटी का राजा अपने दूसरे बेटे को बनाया था, और उसने जो है भिलंग घाटी में सोन वंशीय वंश की शुरुआत की थी। अपने बेटे को राजा बनाया था भिलंग घाटी का, दूसरे बेटे को, ठीक। और उसी ने सोन वंशीय वंश की शुरुआत भिलंग घाटी में करी थी। ये सोनपाल के बारे में इतनी जानकारी जो है हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस वंश का एक और राजा था। देखिए, इस वंश का एक और राजा था, 28वां राजा। इस वंश का 28वां राजा था लखनदेव। क्या नाम था उनका? लखनदेव। और लखनदेव के बारे में यह कहा जाता था कि लखनदेव जो हैं वो पहले स्वतंत्र शासक थे, गढ़वाल के पहले स्वतंत्र शासक थे। लखनदेव कौन थे? ये स्वतंत्र शासक थे, ठीक है। इस क्षेत्र के पहले स्वतंत्र शासक थे। इनके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद जो है किसी भी राजा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और सीधे अब किसके विषय में बात होती है? अजयपाल के विषय में बात होती है। किसके विषय में बात होती है? सीधे अजयपाल के विषय में बात होती है, ठीक है। अजयपाल जो है ये 37वें राजा थे, 37th किंग थे, 37वें नंबर के ये राजा थे। 1490 से लेके 1519 तक जो है इनका समय काल रहता है। 1419 से लेके 1590 तक इनका समय काल रहता है। किसका? अजयपाल का। देखिए एक बार अजयपाल के बारे में थोड़ा सा। अजयपाल है, कहा जाता है कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक या दूसरा संस्थापक जो है वो अजयपाल ही है। क्या कहा जाता है कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक या दूसरा संस्थापक अजयपाल को कहा जाता है। देखिए, वास्तविक संस्थापक या दूसरा संस्थापक कहा जाता है अजयपाल को, परमार वंश का, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि अजयपाल जो है ये पहले राजा थे जिन्होंने पूरे 52 गढ़ों को, गढ़वाल के पूरे 52 गढ़ों को जीत लिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता था। एक छत्र राज्य किया था 52 गढ़ों को जीत कर उन पे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? थोड़ा सा और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो अजयपाल हैं इनकी तुलना अशोक से की गई है। किससे की गई है? इनकी तुलना सम्राट अशोक से की गई है। इनकी तुलना सम्राट अशोक से की गई है। क्यों सम्राट अशोक से की गई है? तो कहा यह जाता है कि जब इन्होंने पूरे के पूरे 52 गढ़ों को जीत लिया था तो इनका मन